अध्याय 3291। देवी। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे हान सेन अनजान नहीं था। अतीत में प्राचीन देवता के जल देवता ने जीनो हॉल पर हमला किया था। इस आवाज के स्वामी ने हमले को दबा दिया था। जब गोल्डन रोलर ने जीनो हॉल पर हमला किया तो उस आवाज का स्वामी भी वहां प्रकट हुआ। हान सेन ने ईश्वरीय प्रकाश से झांका। उसने वहां एक स्त्री को खड़ा देखा। 10,000 रेस लैंप के नीचे वो बहुत पवित्र और पवित्र लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया को उस आकृति का पालन करना चाहिए। हान सेन ने देवी की ओर देखा और पूछा, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? देवी मुस्कुराई, तुम्हारे और जीनो हॉल के अलावा क्या आसपास कोई और प्राणी है? मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे परिचित हूं। हान सेन ने देवी की ओर देखा और पूछा, आप मेरा इंतजार क्यों कर रही हैं? तुम्हें पता है कि मैं एक अशुद्ध देवी हूं। देवी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें कैसे नहीं पता कि मैं कौन हूं? हान सेन चौंक गया। मुझे डर है कि शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं कैसे जानूं कि तुम पवित्र हो या नहीं? अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार भी नहीं है। प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकाश देवता पवित्र नहीं है। क्या आपने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था? देवी मुस्कुराती हुई लग रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी। क्या आप प्रकाश देवी हैं? हान सेन को अब देवी की पहचान पता चल गई। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। किसी भी व्यक्ति के लिए ये जानना हमेशा अजीब होता है कि कोई उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रहा है और उससे भिड़ जाता है। आपने अभी जो कहा है उसके अनुसार आप मुझे डार्क देवी कह सकते हैं, लाइट देवी ने भावशून्यता से कहा। प्रकाश और अंधकार ब्रह्मांड के आवश्यक घटक है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। हान सेन को लगा जैसे वो चीजों को समझाने में ज्यादा कुशल नहीं है। उसने खांसी की और विषय बदल दिया। मैं इस हॉल के नेता से मिलना चाहता हूं। क्या वो आज मौजूद है? उसके बाद हान सेन ने हॉल में झांकने की कोशिश की। 10,000 रेस लालटेनों के अलावा देखने के लिए और कुछ नहीं था। उसे नहीं पता था कि गॉड हॉल लीडर वहां है भी या नहीं। वो अंदर नहीं है, प्रकाश देवी ने कहा। इस वर्ष ब्रह्मांड में मुझे ही जेनो हॉल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप किसी और समय आएं। हान सेन को लगा कि लाइट गॉडेस एक भरोसेमंद इंसान है। अगर गॉड हॉल लीडर को पता होता कि वह वहां है तो वह जरूर आता, वरना अगर गॉड हॉल लीडर उसे देखना नहीं चाहता तो उसे ही वहां जाना पड़ता। यदि गॉड हॉल लीडर वास्तव में उनसे मिलना नहीं चाहता था तो उनके आग्रह करने पर भी यह व्यर्थ था। अगर गॉड हॉल लीडर यहां नहीं है तो क्या मेरे लिए आपकी मदद मांगना संभव है? हान सेन को एक कदम पीछे हटना पड़ा। तुम्हारा शरीर पहले ही आत्मा बन चुका है। तुम एक खोखली आत्मा की तरह हो। पुनर्जन्म के अलावा तुम दोबारा इंसान नहीं बन सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुनर्जन्म के लिए जीनो हॉल से होकर भेज सकती हूँ। प्रकाश देवी को साफ समझ आ गया था कि हान सेन उससे मिलने क्यों आया था, इसलिए वो उसके साथ ईमानदार थी। अगर मैं पुनर्जन्म लेता हूँ तो क्या मैं अपने पिछले जन्म की यादें संजोकर रख पाऊंगा? हान सेन ने पूछा। यह असंभव है, प्रकाश देवी ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। अगर हान सेन अपनी यादें नहीं संजो सकता था तो वह पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता था। खाली आत्मा के साथ पुनर्जन्म लेना मरने से ज्यादा दूर नहीं था। क्या कोई और रास्ता है? हान सेन ने धीरे से पूछा। हाँ, ये सुनकर हान सेन को आश्चर्य हुआ। प्रकाश देवी का उत्तर दृढ़ विश्वास के साथ बोला गया था। अगर तुम कह रहे हो कि कोई और रास्ता है तो तुमने मुझे अभी कुछ देर पहले क्यों बताया कि कोई और रास्ता नहीं है? हान सेन ने सोचा, लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही। आखिरकार हान सेन को उसकी मदद की जरूरत थी। वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। प्रकाश देवी को हान सेन के मन की बात पता लग गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था कि अगर तुम फिर से इंसान बनना चाहते हो तो पुनर्जन्म के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कोई और रास्ता है तो कोई और रास्ता भी है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम इंसान नहीं बन पाओगे। इंसान नहीं बनूंगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक ईश्वरीय आत्मा बनूं? हान सेन का दिल धड़क उठा। प्रकाश देवी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हारा शरीर शुद्ध आत्मा है। पुनर्जन्म के अलावा तुम फिर से मनुष्य नहीं बन सकते। हालांकि तुम एक देव आत्मा बन सकते हो। ईश्वर आत्मा और मेरे वर्तमान आकार में क्या अंतर है? हान सेन ने भौहें चढ़ाई। जाहिर है, एक फर्क है, प्रकाश देवी ने कहा। अभी अपनी पिछली यादों से जुड़ी स्थिति के अलावा तुम एक खोखली आत्मा की तरह हो। पुनर्जन्म से पहले तुम्हारा इस दुनिया से कोई नाता नहीं होगा। तुम यहाँ मौजूद किसी भी चीज को छू नहीं सकते और कोई तुम्हें सुन या देख नहीं सकता। सिद्धांत के अनुसार तुम अभी भी जीवित हो,
लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारे मृत होने से बहुत अलग नहीं है। अगर तुम एक ईश्वरीय आत्मा बनना चाहती हो तो तुम एक ईश्वरीय आधार बना सकती हो। एक ईश्वरीय आधार के साथ तुम फिर से एक ईश्वरीय शरीर बना सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मेरे जैसे बन जाओगी। ये पूछना शायद मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन अगर मैं ईश्वरीय आत्मा बन जाऊं तो मैं किस तरह की ईश्वरीय आत्मा बन जाऊंगा? हान सेन ने आंखें मूंद ली और प्रकाश देवी की ओर देखा। प्रकाश देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, आप धन के देवता मंदिर के स्वामी हैं। आप धन के देवता मंदिर का उपयोग करके देवता बन सकते हैं। आप 13वें विनाश श्रेणी के मुख्य देवता होंगे। ईश्वर आत्मा बनने के बाद मुझे क्या करना होगा? हान सेन ईश्वर आत्मा नहीं बनना चाहता था। वो एक आम आदमी था। वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीना चाहता था। वह सारा दिन किसी भगवान के मंदिर में नहीं बैठना चाहता था। आपको जीनो हॉल की रक्षा करनी होगी और ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखना होगा, प्रकाश देवी ने उत्तर दिया। अगर मैं एक वास्तविक ईश्वर आत्मा बन जाऊं तो क्या मैं ऐसा न करने का चुनाव कर सकता हूं? हान सेन ने पूछा। हाँ, प्रकाश देवी के उत्तर से हान सेन खुश हो गया। लेकिन प्रकाश देवी ने आगे कहा, लेकिन विनाश के मुख्य देवता सामान्य देव आत्मा से अलग होते हैं। अगर जीनो हॉल नष्ट हो गया तो आपके देव आधार भी नष्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा होने से कोई आपत्ति नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। हान सेन को अचानक अपने पास पहले से मौजूद आकाश देवता के मुकुट का ख्याल आया। उसने सोचा कि धन के देवता के मंदिर का स्वामी बनना इसके लिए कितना बड़ा आयोजन होगा। उसने प्रकाश देवी की ओर देखा, घूमा और भाग गया। अगर वह ईश्वरीय आत्मा बन जाता तो वह जीवित रह सकता था। यह उपाय उसकी वर्तमान स्थिति से कुछ बेहतर नहीं था। प्रकाश देवी ने हान सेन को जल्दी जल्दी जाते देखा। वह इस अचानक बदलाव से चौंक गई, लेकिन वह उसे भागने से नहीं रोकना चाहती थी। कुछ ही देर में वह चला गया। जेनो हॉल के दरवाजे बंद हो गए। वहां पागलों की तरह घूम रही आत्माएं सामान्य हो गईं। प्रकाश देवी एक वेदी की ओर चली गई। उन्होंने अपनी छाती पर दाहिना हाथ रखा और जेनो हॉल के नेता के सामने झुक गई। श्रीमान, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। हान सेन ने जाने का फैसला किया था। अगर आपको इस बात का इतना यकीन था तो क्या आपको लगता है कि वह ऐसा करेगा? मौका चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मौका तो मौका ही होता है, गॉड हॉल लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। मौका न मिलने से तो ये बेहतर है। यहाँ आत्माएं 1 करोड़ सालों से मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कोई भी इतना चौंकाने वाला नहीं था। अगर वो किन शियू से लड़ सकता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किन शियू। प्रकाश देवी को बोलना बंद करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी गलत बोला हो। उसने अपना सिर नीचे किया और माफी मांगी। उसकी आत्मा सामान्य है, गॉड हॉल लीडर ने ठंडे स्वर में कहा। यह हमेशा से सामान्य थी, लेकिन इस जीवन में उसके सामान्य न होने की भी संभावना है। जेनो हॉल से निकलने के बाद हान सेन ने उन विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा जिनसे वो फिर से मानव शरीर प्राप्त कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि गॉड हॉल लीडर मेरी मदद कर पाएगा। ऐसे में मुझे नाइट गॉड नो मून से ही समाधान पूछना होगा। लेकिन मून गॉड आखिर गए कहाँ? हान सेन थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। ब्रह्मांड बहुत विशाल था। अगर वो ब्रह्मांड के हर इंच पर टेलीपोर्ट भी कर लेता तो भी वो उसे नहीं ढूंढ पाता। अगर वो बहुत भाग्यशाली न होता तो वह रात्रि देवता नो मून को नहीं ढूंढ पाता। उस विशाल ब्रह्मांड में उसे ढूंढने की संभावना लॉटरी जीतने की संभावना से भी कम थी। मेरा मून के फटने के बाद मुझे अल्टीमेट एग का एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्या वो चीज अभी भी मेरे शरीर के अंदर है या क्या? हान सेन ने अपना सिर नीचे करके अपने शरीर की जांच की। उसके पास एक आत्मिक शरीर था, लेकिन यह सामान्य आत्मिक शरीर से अलग था। उसका शरीर ठोस लग रहा था। वो अपने शरीर की संरचना नहीं देख पा रहा था। उसे नहीं पता था कि परम अंडा उसके अंदर है या नहीं। हान सेन ने अपने आत्मिक शरीर को महसूस करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई संवेदनाएं महसूस नहीं हुई। बड़े विस्फोट के बाद भी उसके शरीर के तत्वों में कोई बदलाव नहीं आया था। हान सेन बहुत उलझन में था। अगर वो देव आत्मा नहीं बना तो वह एक मरे हुए आदमी जैसा हो जाएगा। बाओ, एर और देव आत्माओं के अलावा कोई भी उसे कभी नहीं देख पाएगा। जब हान सेन फैन परिवार के महल में लौटा तो उसने बाओ, एर को वहां नहीं देखा। उसने जियान बूगू को बगीचे में झाड़ियों की छटाई करते देखा। जियान बूगू ने हान सेन की दिशा में देखा और कहा, श्रीमान, आप वापस आ गए हैं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? हान सेन इस बात से बहुत हैरान हुआ। जियान बूगू ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, पर तुम्हारी मौजूदगी जरूर महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों हो गए हो? हान सेन थोड़ा निराश हुआ।
जियान बूगू बहुत ताकतवर था और उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, बस इतना ही। जियान बूगू उसे देख नहीं सकता था और न ही उसकी आवाज सुन सकता था। मैंने एक आत्मा का शरीर धारण कर लिया है, हान सेन ने कहा। वास्तव में अब मेरा कोई शरीर नहीं है। जियान बूगू अब हान सेन की आवाज नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसे लगा कि हान सेन की इच्छा बदल गई है। उसने महसूस किया कि हान सेन क्या कहना चाह रहा था। मैं समझ गया। पहले मैं हमेशा जीवों के आत्मिक शरीरों को महसूस कर पाता था, लेकिन मैं कभी उनका अस्तित्व देख नहीं पाया। ये पहली बार है जब मैं किसी आत्मा से सीधे संवाद कर पाया हूँ। कुछ देर सोचने के बाद जियान बूगू ने पूछा, श्रीमान, क्या मैं आपकी स्थिति में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है। इतना कहकर हान सेन जाने के लिए तैयार हो गया। एक मिनट रुकिए, श्रीमान, जियान बूगू ने हान सेन को रोका। मेरे पास एक उपाय है जो आपकी वर्तमान परेशानी में आपकी मदद कर सकता है। हान सेन ने रुककर पूछा, यह क्या है? जियान बूगू ने रुककर कहा, पूर्वी मृदा प्रणाली में एक ग्रह है जिसका नाम देह है। वहां एक टूटा हुआ देव मंदिर है। अगर तुम वहां जाओ तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी मदद कर सके। एक टूटा हुआ भगवान का मंदिर, अंदर क्या हो सकता है? हान सेन निस्संदेह इस संभावना को लेकर उत्सुक था। जियान बूगू ने कहा, पूर्वी मृदा प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल के अंत में यह एक खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। वहां सभी जीवन शक्तियां समाप्त हो गई थी। वहां के किसी भी ग्रह पर कुछ भी नहीं रहता और वहां बहुत भयानक रेडियोधर्मी प्रदूषण है। यहां तक कि देव आत्माएं भी ऐसी जगह पर रहने की कल्पना नहीं करेगी। कुछ देर रुकने के बाद जियान बूगू ने आगे कहा, मैं अपनी तलवारबाजी का कौशल बढ़ाना चाहता था। मैं पूर्वी मृदा प्रणाली गया और डे नामक ग्रह पर गया। मुझे एक जला हुआ और ढहा हुआ देव मंदिर मिला। मैंने उस हालत में सिर्फ एक देव मंदिर नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ग्रह को बारबेक्यू कर दिया गया हो। वो कोयले के बंजर मैदान से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। देव मंदिर में सिर्फ 3-4 दीवारें थीं और कई खंभे टूटे हुए थे और मुश्किल से खड़े थे। हालांकि एक दीवार के पीछे एक फूल था। मैं उसे देख तो सकता था, लेकिन छू नहीं पाया। वहां एक आत्मा पागलों की तरह घूम रही थी। मैंने काफी देर तक इस पर शोध किया, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। तुम वहां जाकर क्यों नहीं देखते? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। जियान बूगू के शब्दों ने हान सेन में आशा की किरण जगाई। वहां एक फूल था जिसे जियान बूगू छू नहीं सकता था, और वहां एक गिरा हुआ देव मंदिर भी था। वहां एक रहस्यमय व्यवस्था भी थी जिसे पूर्वी मृदा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। ये सब उस नुस्खे की मुख्य सामग्री थी जिसने हान सेन की जिज्ञासा जगा दी। माना जाता है कि देव मंदिर अविनाशी होते थे। किसी देव मंदिर को तोड़ने के लिए शक्ति काफी ज्यादा रही होगी। इसके अलावा वहां एक मूल ग्रह हुआ करता था। ब्रह्मांड के राज्यों के मनुष्यों की शुरुआत वहीं से हुई थी। यह एक रहस्य था कि ब्रह्मांड का वो पूरा क्षेत्र क्यों नष्ट हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जीन की कहानी और मूल जीन का जन्मस्थान वही स्थान था। हान सेन के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए वो ईस्ट सॉइल सिस्टम जाना चाहता था। वो देखना चाहता था कि इंसानों की उत्पत्ति जिस जगह से हुई है, वहां का माहौल कैसा है। वो उस फूल को ढूंढना चाहता था जिसके बारे में जियान बूगू बात कर रहा था। अगर वो उसे ढूंढ न पाता तो भी कोई बात नहीं। हान सेन किसी भी चीज को छू नहीं पा रहा था। उसने जियान बूगू से कंप्यूटर चालू करने को कहा। उसे जल्द ही एक नक्शा मिल गया जो उसे पूर्वी मृदा प्रणाली तक ले जा सकता था। उसका विश्लेषण करने और उसे याद रखने के बाद उसने अपनी आत्मिक देह को पूर्वी मृदा प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया। मुझे बस एक ही चीज पर गर्व है, वो है अब मैं जहां चाहूं वहां तेजी से जा सकता हूं। हान सेन ने खुद का मजाक उड़ाया। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। अगर कोई भी जीव मुझे डरा नहीं सकता, तो मैं 33 आसमानों में जाकर क्यों न देखूं कि किनशियू क्या कर रहा है। हान सेन ने सोचा, लेकिन फिर भी पहले पूर्वी मृदा प्रणाली पर जाने का फैसला किया। 33 आसमानों में घुसपैठ करने से पहले वो कुछ देर इंतजार करने वाला था। वो पहले से ही पूर्वी मृदा प्रणाली में था, इसलिए वो पहले डे नामक ग्रह पर जाने वाला था। हान सेन ने पूर्वी मृदा प्रणाली को देखा और उसे एक झटका लगा। वहां के ग्रह कोयले की तरह काले थे, मानो किसी भीषण अग्निकांड के बाद का दृश्य हो। लेकिन वो तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। ऐसी कौन सी आग थी जो इतने सारे ग्रहों को एक साथ भस्म कर सकती थी? हान सेन उस सिस्टम में उड़कर गया। उसे डे नाम के ग्रह तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वहां के ग्रह न तो परिक्रमा करते थे और न ही घूमते थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय और स्थान वहीं रुक गए हों।
बस हर तरफ फैला डरावना विकिरण ही लोगों को ऐसा एहसास दिला रहा था मानो समय अभी भी चल रहा हो। जीन प्रजातियां भी ऐसी जगह पर रहना नहीं चाहेंगी। हान सेन उड़ता रहा, लेकिन उसे एक बार भी कोई जीवित प्राणी नहीं दिखा। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जियान बुगू का फूल अभी भी वहां है। क्या इस ग्रह पर सचमुच जीवन हो सकता है? हान सेन ने सोचा। वो भयावह विकिरण से गुजरा। वो एक ग्रह पर उतरा। अगर कोई परम देव आत्मा जीन जाति यहां जाने का फैसला करती, तो वह भी उस भयावह विकिरण को नजरअंदाज नहीं कर पाती। फिर भी हान सेन पर इसका जरा भी असर नहीं होता। क्या इस ग्रह का नाम दिन है? हान सेन ने चारों ओर देखा। उसने पुष्टि की कि उसका स्थान सही था। वो ग्रह कोयले से ढका हुआ था। पता नहीं वो पहले क्या था। उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। हान सेन ग्रह के चारों ओर उड़ता रहा। वह जियान बूगू द्वारा बताए गए टूटे हुए देव मंदिर को नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार उसे एक काले खंडहर पर 3 टूटे हुए काले खंभे मिले। वहां 2 टूटी हुई दीवारें भी थीं जो लगभग ढह चुकी थीं। वे 6 फुट ऊंची थीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वहां पहले कोई देव मंदिर रहा होगा। मुझे नहीं पता कि जियान बुगू का फूल अब भी यहाँ है या नहीं। हान सेन ने टूटी दीवारों को देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वो टूटी दीवारों के पास पहुंचा, उसने देखा कि उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा है। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह एक कंकाल था। ये खंडहरों जैसा ही एक कंकाल था, काला और जला हुआ। कंकाल की टांगें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। वो दीवार से टिका हुआ था। उसके हाथ अजीब सी स्थिति में थे। एक उंगली आसमान की ओर इशारा कर रही थी और बाकी सब जमीन की ओर। यद्यपि शरीर लगभग जलकर राख हो चुका था, फिर भी उसमें एक भारीपन का एहसास था जो हड्डियों की बोरी में ही होता था। हान सेन ने मन ही मन कहा, अजीब है। हड्डियों के आकार को देखकर तो यही लगता होगा कि ये जिंदा इंसान ही होंगे। मुझे आश्चर्य है कि इनकी मौत यहीं क्यों हुई। जियान बूगू के इस जगह के वर्णन से मैंने यहाँ किसी इंसानी कंकाल के होने की बात नहीं सुनी थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हान सेन उस कंकाल के पास से गुजर गया। वो टूटी दीवारों और टूटे खंभों के बीच से गुजरा। वो उस जगह को बार बार देखता रहा, लेकिन उसे वो फूल नहीं मिला जिसका जिक्र जियान बूगू ने किया था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जियान बूगू वो चीज ढूंढ पाए जो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हान सेन ने इधर उधर देखा और जगह को ऊपर से नीचे तक खोजा। सब कुछ वैसा ही था। खोजने लायक कुछ खास नहीं था। 80% से 90% संभावना है कि फूल गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि कोई यूं ही आया और उसे ले गया, या वह समय के साथ मुरझा गया। ये सोचते हुए हान सेन ने उस अजीब काले कंकाल पर एक बार फिर नजर डाली। शायद यही वो है जिसने फूल चुराया था। हान सेन कंकाल के पास गया। वो कंकाल के कपड़ों में से जेबें निकालकर देखना चाहता था कि कहीं उसमें कुछ छिपा तो नहीं है। हान सेन के हाथ कंकाल पर फिरे। उसे लगा कि उसके हाथ सीधे उस प्राणी के आर पार हो जाएंगे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ठोस चीज को छू रहा हो। उसके हाथ कंकाल को दबाने में कामयाब हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हान सेन हैरान भी था और खुश भी। उसने कंकाल की बाहों को कसकर पकड़ रखा था। मैं इसे छू सकता हूं। हान सेन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। बाओ एयर भी उसके आत्मिक शरीर को दबा नहीं पा रहा था, फिर भी कंकाल उसे छू सकता था। वो भी कंकाल को छू सकता था। हान सेन ने उत्साह से अपने हाथ कंकाल पर दौड़ाए और कुछ ढूंढने लगा। वो कुछ खोज करना चाहता था। क्यों? मैं कंकाल को क्यों छू पा रहा हूं? इस चीज में किस तरह की शक्ति है? क्या ये कंकाल है, या ये कोई ऐसी चीज है जो कंकाल के पास है? हान सेन के हाथ कंकाल पर ऊपर नीचे दौड़ते रहे। लाश पर उसे कुछ भी नहीं मिला। जहां भी उसने छुआ, काली हड्डियां सफेद हो गईं। कंकाल का कोयला भरा संदूक बाहर गिर गया। इससे पता चला कि संदूक के अंदर क्या छिपा था। वो एक छोटा सा बैंगनी फूल था। क्या यही वो फूल है जिसका जिक्र जियान बूगू ने मुझसे किया था? हान सेन ने जल्दी से कंकाल की छाती की हड्डियों पर जमे कोयले के चूर्ण को हटाने की कोशिश की। इससे उसकी नजर छाती और उसके अंदर के फूल पर साफ दिखाई देने लगी। कुछ ही देर बाद हान सेन को एक अजीब सा फूल दिखाई दिया। यह मॉर्निंग ग्लोरी था। कंकाल की रीढ़ के साथ साथ नीचे से ऊपर की ओर बेलें उग रही थीं। कंकाल की छाती में एक छोटा बैंगनी फूल। कंकाल ढहा नहीं। उसे उस फूल की वृद्धि ने सहारा दिया। चून की हड्डियां फूल पर थीं, इसलिए वहां सिर्फ एक छोटा सा बैंगनी फूल था। उसके आसपास कोई फल नहीं था, बस कुछ हरी लताएं थीं। हान सेन ने सोचा, इस फूल पर 13 पंखुड़ियां हैं, लेकिन यह एक सिक्के के आकार का है। यह वही फूल होगा जिसका जियान बूगू ने वर्णन किया था। यह इस कंकाल पर क्यों उग रहा है? जियान बूगू ने कहा था कि यह किसी अजीब कंकाल पर नहीं, बल्कि एक दीवार के पास उग रहा है।
उसने तुरंत बैंगनी फूल और उसकी लताओं को छूने की कोशिश नहीं की। उसने पहले कंकाल का निरीक्षण किया। हान सेन ने कंकाल के बाहरी हिस्से को छुआ तो धूल लगभग उतर चुकी थी। हड्डियां बर्फ सफेद जैड क्रिस्टल जैसी थीं। वे जैड जैसी थीं और बर्फ जैसी भी। हान सेन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि कंकाल वहां कैसे मर गया होगा। हड्डियों पर कोई घाव नहीं था, लेकिन कंकाल की शक्ति बहुत अजीब थी। उसकी दो उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। वो एक अजीब सा हाथ का इशारा कर रहा था। मरने के बाद यह इशारा करना बहुत मुश्किल रहा होगा। हान सेन ने कंकाल को देखा। 80% से 90% संभावना थी कि उसके मरने के बाद फूल उसकी छाती में उगाया होगा। क्या कोई यहां आया था और बैंगनी फूल देखकर उसे उठाने में दिक्कत हुई और इसी वजह से उसकी मौत हो गई? हान सेन कंकाल के आसपास टहल रहा था। उसे कोई भी कपड़ा नहीं मिला जिससे साबित हो कि वो कंकाल का था। अजीब है, वो यहाँ क्यों मरा? क्या इस फूल ने बेचारे को मार डाला? हान सेन ने भौहें चढ़ाई। वो कुछ देर तक उसे घूरता रहा, लेकिन उसे कुछ और समझ नहीं आया। कंकाल ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय पहले मरा हुआ हो। जियान बूगू वहां सिर्फ 30 या 40 साल पहले ही रहा होगा। हालांकि वो कंकाल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी मृत्यु 30 या 40 साल पहले हुई हो। अगर कंकाल जियान बूगू से पहले यहां आया होता तो वह जरूर इसका जिक्र करता। क्या जियान बूगू को ये जरूरी नहीं लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा? या जियान बूगू ने इस कंकाल की मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया? ये सोचकर हान सेन की आंखें चमक उठी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जियान बूगू ने कंकाल नहीं देखा। मेरी इस हालत में मैं किसी भी चीज को तब तक नहीं छू सकता जब तक कि वो मेरे जैसी ही न हो। एक आत्मा का शरीर। क्या ये कंकाल भी एक आत्मा है? क्या इस ब्रह्मांड में मेरी जैसी हालत में और भी लोग हैं? नहीं, यह इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता। शायद ये फूल ही है जो चालाकी कर रहा है। हान सेन को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा संयोग हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आत्मा उसी जगह जाकर मर जाए। हान सेन ने फूल और उसकी बेल को देखा। उसकी पत्तियां हरी और क्रिस्टल जैसी थीं। फूल में 13 पंखुड़ियां थीं। हर पंखुड़ी बैंगनी जैड जैसी थी। छोटे फूल पर एक अजीब सी आत्मिक शक्ति थी। वो आत्मिक शक्ति बहुत अजीब थी, पर प्रबल नहीं। दरअसल वो बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था मानो वह थी, पर थी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण लुप्त हो सकती है। हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसने कंकाल का हाथ पकड़ लिया। उसने कंकाल को फूल से दूर खींचने की कोशिश की। हालांकि उसने कंकाल को छुआ था, लेकिन कंकाल उसके लिए कोई खतरा नहीं था। उसे बस फूल की चिंता थी, इसलिए हान सेन ने फूल को नहीं छुआ। फूल हड्डियों से बहुत कसकर लिपटा हुआ था। जैसे ही हान सेन ने कंकाल को खींचा, वह मुश्किल से हिला। उसे बस थोड़ा सा हिलाया जा सका। इसलिए हान सेन कंकाल को फूल से अलग नहीं कर सका और दोनों को अलग नहीं कर सका। शुद्ध आत्मा शरीर में हान सेन अपनी जीनो कलाओं का उपयोग करने में असमर्थ था। हान सेन कंकाल को छोड़ने से पहले हिचकिचाया। उसने अपने हाथ कंकाल की छाती में डाले और बैंगनी फूल को पकड़ने की पूरी कोशिश की। हान सेन के हाथ उस छोटे बैंगनी फूल के संपर्क में आए। उस छोटे बैंगनी फूल की पंखुड़ियां सिंहपरनी जैसी थीं। वे नीचे गिरी और हवा में तैरने लगीं। हान सेन ने जल्दी से उड़ती हुई पंखुड़ियों को पकड़ने की कोशिश की। हर पंखुड़ी जो उसने पकड़ी उसके हाथों में पानी की तरह पिघल गई। अचानक सभी 13 पंखुड़ियां पिघल गईं। वे सब गायब हो गईं। बैंगनी फूल भी उसके साथ चला गया। कंकाल के चारों ओर की लताएं भी मर गईं। वे धूल में बदल गईं और पूरी जमीन पर बिखर गईं। जब फूल मुरझा गया तो कंकाल से लिपटी फूलों की लताएं फिर से जीवित हो उठीं। उनमें हड्डियां और मांस उगने लगे। हान सेन इस घटना से हैरान रह गया। क्या ये कंकाल अभी पूरी तरह मरा नहीं है? क्या ये जिंदा हो जाएगा? हान सेन ने कंकाल को देखा। वह आशान्वित लग रहा था। ये कंकाल एक शुद्ध आत्मा का शरीर था। अगर इसे पुनर्जीवित किया जा सकता तो उसके लिए भी यही संभव था। इससे कम उसे इतनी बोरियत से तो छुटकारा मिल जाता। ये व्यक्ति कौन था, अच्छा था या बुरा, ये बहस का विषय था। हान सेन ने अपने मन में ऐसे विचार नहीं रखे। सफेद हड्डियों से मांस उगने लगा। यह दृश्य बेहद अजीब था। हान सेन ने आंखें खोली और हड्डियों को मांस से लिपटे एक शरीर में बदलते देखा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 30 मिनट लगे। हान सेन अब उस व्यक्ति का चेहरा देख पा रहा था, लेकिन वह अभी भी चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह अभी भी बहुत खून से लथपथ था। फिर भी हान सेन बता पा रहा था कि वह एक आदमी था। आखिरकार त्वचा बड़ी हो गई।
जल्द ही वह एक असली इंसान जैसी दिखने लगी। जब आदमी की त्वचा पूरी तरह से तैयार हो गई और बाल उगने लगे, तो हान सेन ने आदमी के चेहरे को घूरा और सख्ती से भौहें चढ़ाईं। यह आदमी डोंगक्सुआंजी जैसा दिखता है। हान सेन को लगा कि वह आदमी डोंगक्सुआंजी जैसा दिखता है। अभयारण्य में हान सेन को डोंगशुआंजी का शरीर मिला। उसके पास डोंगशुआन सूत्र था, जो जल्द ही हान सेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। डोंगशुआन सूत्र के बिना हान सेन इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। उसकी मृत्यु शायद बहुत पहले हो गई होती। हान सेन हमेशा डोंगक्सुआंजी की प्रशंसा करता था, लेकिन वह हमेशा ये जानने को उत्सुक रहता था कि डोंगक्सुआंजी की मृत्यु टूटे हुए स्थान में क्यों हुई। ये सब रहस्य थे जिन्हें हान सेन समझ नहीं पा रहा था। अब वह डोंगशुआंजी जैसी दिखने वाली एक लाश को देख रहा था। उसे अजीब सी अनुभूति हो रही थी। कुछ ही देर बाद कंकाल बिल्कुल इंसान जैसा दिखने लगा। वह डोंगशुआंजी जैसा लग रहा था। वह एक घिसा पिटा, जर्जर और मजबूत आदमी लग रहा था। भले ही शरीर फिर से बन जाए, अगर आत्मा बहुत पहले ही चली गई हो तो वह दोबारा जीवित नहीं रह पाएगा। आखिरकार इंसान कोई देव मंदिरों की देव आत्माएं तो नहीं है। यहाँ शरीर होने पर भी हम दूसरी आत्मा विकसित नहीं कर सकते। हान सेन ने उस आदमी की ओर देखा, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। हालांकि शरीर की शक्ति हर जगह थी, फिर भी उसे जीवन शक्ति की उपस्थिति का पता नहीं चला। अब चीजों को देखते हुए वह आदमी अब डोंगक्सुआंजी जैसा नहीं दिखता था। हान सेन ने उस आदमी को फिर से देखा। पहले तो उसे लगा कि वह कुछ जाना पहचाना सा है। अब जब उसके बाल वापस उग आए थे और चेहरा साफ हो गया था, तो वह अब उतना उसके जैसा नहीं लग रहा था। बस चेहरा ही उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। हान सेन ने उस आदमी को गौर से देखा। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखें सागर जितनी गहरी थीं, मानो वह इंसान होने की कठोरता और खुशी का प्रतीक था। हान सेन चौंक गया। उस आदमी ने आंखें खोली, लेकिन जीवन शक्ति अभी भी अनुपस्थित थी। हान सेन ने मन ही मन कहा, मैं भूल गया, यह एक शुद्ध आत्मा है, शायद ये पुनर्जीवित हो जाए। आदमी बोलने लगा, मैं एक दाव शिष्य हूँ। मैं यहाँ फूल देखने आया हूँ। यह अफसोस की बात है कि ब्रह्मांड बदल गया है। दिन का प्रकाश धरती पर चमक रहा है, वहाँ सब कुछ जला रहा है। मैं मर रहा हूँ। मैं अब दूसरे पक्ष के फूल की रक्षा नहीं कर सकता। मैंने दूसरे पक्ष के फूल की शक्ति का उपयोग करके अपना आत्मिक संदेश छोड़ा था। अगर कोई दाव शिष्य यहाँ आता है, तो मुझे उम्मीद है कि वह मेरी जगह दूसरे पक्ष के फूल को देख पाएगा। वह आदमी बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई एकाग्रता नहीं थी। वह कम बुद्धि वाले रोबोट जैसा था। यह आदमी खुद को दाव का छात्र बता रहा है। क्या वह वू वेई दाव पैलेस से है? हान सेन ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। उस आदमी ने आगे कहा, मैंने कई सालों तक दूसरी तरफ के फूल की रखवाली की है। जिस दिन से मैंने शुरुआत की है, उसके बाद से मैंने कुछ और नहीं किया है। मैंने इतने लंबे समय तक जीन की कहानी का अध्ययन किया है। बहुत सारा ज्ञान अभी तक पार्टी में नहीं है, वह सब यहीं पीछे छूट गया है। जब हान सेन ने ये सुना तो वह सचमुच हैरान रह गया। वह आदमी जीन्स की कहानी जानता था। ये वाकई अविश्वसनीय था। बायमो ने किनशियू के आदेश स्वीकार कर लिए कि वह दोनों दुनियाओं के बीच एक रास्ता खोजे। बायमो के आखिरी शब्द थे जब उसने कहा कि उसे एक पुराने दल में जीन की कहानी और एक पुराना क्रिस्टल मिला है। क्या इसका मतलब यह है कि वह पुराना दल ही दाव है और यह आदमी उसी दल का था? उस व्यक्ति ने आगे कहा, मैंने मानव शरीर का अध्ययन किया। मैंने ब्रह्मांड के रहस्यों पर शोध किया। मैंने मनुष्यों और ब्रह्मांड के साथ उनके संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। जीन की कहानी जीन के लिए एक मानवीय पासवर्ड है। ये ब्रह्मांड की कुंजी है। हान सेन ने हर शब्द सुनने के लिए कान खड़े कर लिए। उसने उस आदमी की हर बात याद रखने की कोशिश की। वह जिस जीन्स की कहानी के बारे में बता रहा था, वह हान सेन की द स्टोरी ऑफ जीन्स जैसी नहीं थी। वह द स्टोरी ऑफ जीन्स का उल्टा संस्करण लग रही थी। वे फिर भी थोड़े अलग थे। हान सेन की द स्टोरी ऑफ जीन्स एक संशोधित संस्करण थी। सिर्फ दूसरे लोगों ने ही इसे संशोधित नहीं किया था। यहाँ तक कि जब हान सेन ने इसका अभ्यास किया, तब भी उन्होंने इसे संशोधित किया। वह व्यक्ति पुराने संस्करण का उल्लेख कर रहा था। फिर भी हान सेन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। उसने जीन की कहानी को उल्टने के लिए मजबूर किया और उसके साथ कुछ बुरा हुआ। अब जब वह व्यक्ति उन कौशलों के बारे में बात कर रहा था, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक बड़ी सफलता थी। दुर्भाग्य से हान सेन का शरीर शुद्ध आत्मा का था।
वरना अपने अनुभव और जीन्स की कहानी के हुनर से शायद वह जीन्स की कहानी से दुनिया को हिला सकता था। वह आदमी बोलता रहा। उसका शरीर घुलने लगा। गायब होते होते वह एक आत्मिक ज्योति में बदल रहा था। उस आत्मिक शरीर की आत्मा किसी सामान्य आत्मा की तरह जीनो हॉल की ओर नहीं उड़ी। जब उस आदमी का शरीर लगभग पूरी तरह से घुल गया था तो वह एक आत्मा ज्योति बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे धूल पर आत्मा की वर्षा हो रही हो। जब आत्मा का प्रकाश काली मिट्टी पर पड़ा तो जले हुए कोयले में जीवन शक्ति नहीं रही। अब उसमें अचानक जीवन शक्ति आ गई। अंधेरा छट गया। खंडहरों का असली रंग सामने आ गया। हरे पत्थर की ईंटों की दरारों से पौधे रेंगते हुए अंदर आ रहे थे। जली हुई मिट्टी की परत के बिना हान सेन खंडहरों पर एक टूटा हुआ बोर्ड देख सकता था। उस पर 2 शब्द लिखे थे, सूर्योदय महल। यह कोई देव मंदिर नहीं था। क्या यह जगह वाकई मूल युग का अवशेष है? मूल युग में आप अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकते थे। दाव सदस्य डे नामक ग्रह पर आ सकते थे। क्या उसने इस जगह तक पहुंचने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था? हान सेन ने सनराइज पैलेस की पट्टिका को सावधानी से देखा। यह एक तरह से खंडहर जैसा था। हान सेन सचमुच ढहे हुए पत्थरों को हटाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या सूर्योदय महल के बचे हुए हिस्से से कुछ उपयोगी मिल सकता है। दुर्भाग्य से उसका शरीर पत्थर के आर पार हो गया। आत्मिक शरीर होना बहुत बुरा है, हान सेन ने आह भरते हुए कहा। उसे यह विचार छोड़ना पड़ा। दाव पार्टी ने एक छात्र को दूसरी तरफ के फूल को देखने के लिए भेजा था। इसलिए दूसरी तरफ का फूल कुछ खास होना चाहिए। मेरे छूने के बाद वह गायब क्यों हो गया? हान सेन ने अपने हाथों की ओर देखा जहां पनखुड़ी पिघल गई थी। अब वहां उसका कोई निशान नहीं था। हान सेन को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए हान सेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह जीन्स की कहानी याद करने की कोशिश कर रहा था। पहले हान सेन पूरी तरह अपनी शक्ति पर निर्भर रहता था जब तक कि उसे उस आदमी की कही हर बात याद नहीं आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसने शब्दों को अपने दिमाग में कॉपी करके पेस्ट कर लिया हो। हालांकि उसने अपने शब्दों के पीछे के अर्थ पर ज्यादा शोध नहीं किया था। अब जब उसने इस बारे में सोचना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि दाओ छात्र ने जिस द स्टोरी ऑफ जीन्स का जिक्र किया था उसमें बहुत सारी गलतियां थीं। उसने जो कुछ कहा था वह शोध, भविष्यवाणियों वगैरह के बारे में था। हान सेन ने उसे एक ही बार में पूरा पढ़ लिया और समझ गया कि छात्र ने असल में द स्टोरी ऑफ जीन्स पढ़ी ही नहीं थी। अगर उसने पढ़ी होती तो गलतियां न होती। हान सेन का मानना था कि यह सिर्फ एक शोध पत्र था, न कि किसी अभ्यासी के जरिए दिए गए बयानों का एक समूह। क्या उस दाव सदस्य का इसे शोध कहने का मतलब सचमुच शोध था? क्या उसने वास्तव में जीन की कहानी का अभ्यास नहीं किया था? हान सेन को अजीब लगा। इसके बारे में कुछ और सोचने के बाद हान सेन को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। जीन्स की कहानी मानव शरीर पर बहुत भारी पड़ती है। वह दाव छात्र चाहे कितना भी बलवान क्यों न रहा हो, वह मूल काल का एक मानव ही था। उसके जीन का विकास स्तर जीन्स की कहानी के अभ्यास और सफलता के लिए आवश्यक आवश्यकताओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए वह केवल इस पर शोध ही कर पाया। हान सेन सोचता रहा, दाव पार्टी में किसी ने जीन्स की कहानी का अभ्यास जरूर किया होगा। आखिरकार काला क्रिस्टल कवच एक पवित्र वस्तु है जो दाव की थी। किसी ने जीन्स की कहानी बनाने के लिए काले क्रिस्टल कवच का इस्तेमाल जरूर किया होगा। हालांकि उस रिवर्स द स्टोरी ऑफ जीन्स में बहुत सारी गलतियां थीं, फिर भी इससे हान सेन को थोड़ी मदद मिली। कीचड़ भरे रास्ते पर चलना बिना रास्ते के चलने से बेहतर था। कितनी शर्म की बात है। मैं पहले से ही एक शुद्ध आत्मा हूं। आत्माओं की शक्तियों के अलावा कोई भी शक्ति मेरे शरीर पर काम नहीं कर सकती। मैं अब जीन्स की कहानी का अभ्यास भी नहीं कर सकता, वरना मैं जो कुछ भी सीखा है उसे परखने की कोशिश कर सकता था। हान सेन निराश था। उसे उम्मीद थी कि उसके आत्मिक शरीर को ठीक करने का कोई रास्ता मिल जाएगा। अभी तक उसे उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिखी थी। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने 33 आसमानों में उड़ने का फैसला किया। अगर वह अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहा था तो बेहतर होगा कि वह जांच पड़ताल करके पता लगाए कि किनशिया क्या कर रही है। यह तो पता नहीं था कि यह आत्मा के शरीर की वजह से था या नहीं, लेकिन हान सेन अब अंतरिक्ष को चीर नहीं सकता था। उसे बस ये सोचना था कि उसे कहाँ जाना है और वह वहीं प्रकट हो जाएगा। यात्रा के इस शानदार तरीके से उसने सोल्जर नाइफ स्काई के बारे में सोचा और वहीं प्रकट हो गया। हान सेन ने देखा कि अब उसे अंतरिक्ष में सुरंग तोड़कर गॉड कैस पार्टी में जाने की जरूरत नहीं थी। उसका आत्मिक शरीर 33 आसमानों की बाधा को पार करने में सक्षम था।
उसे रोका नहीं जा सका। मुझे आश्चर्य है कि क्या आकाशीय शक्तियां मेरे आत्मिक शरीर को प्रभावित करेगी। हान सेन का दिल धड़क उठा। उसका आत्मिक शरीर आकाश की परत दर परत पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। अंततः वह धूल भरे आकाश तक पहुंच गया। धूल भरे आकाश में कोई भी शक्ति कमजोर हो जाती थी। यहां तक कि एक ईश्वरीय आत्मा भी ऐसी जगह एक साधारण प्राणी बन जाती थी। पहले हान सेन ने वहां युद्ध किया था और बुरी तरह पराजित हुआ था। अब जब उसका आत्मिक शरीर वहां प्रकट हुआ तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे धूल भरे आकाश की शक्तियां अब अस्तित्व में ही नहीं रहीं। इसका मतलब है कि मैं इस आत्मिक शरीर का इस्तेमाल करके 33 आसमानों को पार करके जीनों ब्रह्मांड तक पहुंच सकता हूं। हान सेन इस अवधारणा को लेकर काफी उत्साहित था। इसके बारे में और सोचने के बाद वह उदास हो गया। अगर मैं 33 आसमान पार करके पुराने ब्रह्मांड तक पहुंच भी जाऊं तो क्या कोई मुझे देख नहीं पाएगा? मैं लौटूं या न लौटूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हान सेन बहुत परेशान हुआ। मुझे पहले जाकर देखना चाहिए कि किंग शियू क्या कर रहा है। हान सेन का दिल जोर से धड़क उठा। वह अगले आसमान पर पहुंच गया। खुशकिस्मती से हान सेन ने पहले ही बड़े आकाश दानव से वहां पुराने टावर का स्थान पूछ लिया था। कुछ और सोचते सोचते उसे पहले ही 17वें आसमान के पुराने टावर के सामने ले जाया गया। वह आकाश वही था जहां किन शियू रहता था। बड़े आकाश दानव ने कहा था कि किन शियू के अलावा देव अराजकता दल के किसी भी सदस्य को वहां जाने की इजाजत नहीं है। यात्रा के मामले में मेरा आत्मिक शरीर बहुत कुशल है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे वहां पहुंचने से रोक सके जहां मुझे जाना है और जहां मैं जाना चाहता हूं। हान सेन ने खुद का मजाक उड़ाने के लिए आत्महीनता भरे अंदाज में कहा। पुराना टावर पूरी तरह से सीलबंद था। हान सेन उसके सामने आया और सीधे सामने के दरवाजे से अंदर चला गया। फिर उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। पुराने टावर की पहली मंजिल बिल्कुल खाली थी। 4 दीवारें थीं और कुछ धातु के बक्से थे जो मम्मियों के ताबूत जैसे लग रहे थे। हान सेन ने अंदाजा लगाया कि वहां 11 धातु के बक्से होंगे। उसने किन शियू को तो नहीं देखा, लेकिन उसे धातु के बक्सों के बारे में जानने की उत्सुकता थी। वह उड़कर उन धातु के बक्सों के पास पहुंचा। उसका आत्मिक शरीर बाधित नहीं था, इसलिए वह सीधे उनके अंदर उड़ गया। धातु के बक्सों में जाने के बाद हान सेन ने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। लाल आंखों का एक जोड़ा उससे भूत की तरह घूर रहा था। हान सेन ने गौर से देखा। उसने पाया कि आंखें उससे घूर नहीं रही थीं, वे सीधे सामने देख रही थीं। अंदर एक जीव था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह क्या है। उसके शरीर पर सफेद पदार्थ की कई परतें थीं। वह सांप की खाल जैसा था। पता नहीं अंदर से वह जीव कैसा दिखता होगा। उसकी आंखों में 2 छेद थे। आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीव अकल्पनीय दर्द और पीड़ा सह रहा हो। हान सेन को लगा कि शायद ये किन शियू के जीवन की आत्मा की परीक्षा का विषय होगा। उसे यह जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह सफेद चीज असल में क्या थी। धातु के डिब्बे से बाहर निकलने के बाद हान सेन कुछ और धातु के डिब्बों में घुस गया, ये देखने के लिए कि उनके अंदर क्या है। हर धातु के डिब्बे में एक परीक्षण वस्तु थी जो भयानक तरीके से छिल रही थी या छिल रही थी। वह पुराने टावर की दूसरी मंजिल पर टेलीपोर्ट हो गया। वहां सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वहां उन धातु के बक्सों की भरमार थी। हान सेन परत दर परत ऊपर उड़ता गया। हर कमरे की तस्वीर एक जैसी थी। कुछ परतों में कई धातु के बक्से थे, जबकि दूसरी मंजिल पर बस कुछ ही धातु के बक्से थे। वह 10वीं मंजिल तक गया। उसने एक क्रिस्टल स्टैंड और वान एयर को देखा, जो गोरी थी और सफेद गाउन पहने हुए थी। वह क्रिस्टल बेड पर गहरी नींद सो रही थी। सोते हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। अजीब है, ये जगह तो पहले से ही पुराने टावर की चोटी है। किन शियू यहाँ क्यों नहीं है? मुझे लगा था कि किन शियू अपना सारा समय पुराने टावर में अभ्यास करते हुए बिताता होगा। हान सेन ने कुछ देर और इधर उधर देखा, लेकिन उसे किन शियू की न तो खाल मिली और न ही बाल। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर किन शियू टावर में नहीं है तो वो कहाँ है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर सोचा। उसे कोई कारण समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वानर को छू सकता हूँ। हान सेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ये देखने के लिए कि क्या वह वानर के बालों को छू सकता है, लेकिन उसका हाथ उसके सिर में चला गया। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हान सेन निराश था। वान एयर के पास रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड था, फिर भी उनके शरीर आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे। उसका आत्मिक शरीर बहुत अजीब था। हान सेन पुराने टावर के इर्द गिर्द घूमता रहा।
वह जगह उतनी रहस्यमय नहीं थी जितनी उसने सोची थी। और तो और किन शियू वहां था भी नहीं। हालांकि वानर पुनर्जीवित हो गई है, लेकिन उसे वो सारा समय याद नहीं है जो हमने साथ बिताया था। 80% से 90% संभावना है कि इस पुनर्जीवित वानर को सिर्फ किन साम्राज्य में हुई घटनाओं की ही याद होगी। ये कितने अफसोस की बात है। हान सेन ने वानर की तरफ देखा और आह भरी। अगर अच्छी इच्छाशक्ति वाली वान एर अभी भी मौजूद होती तो शायद वह किन शियू को प्रभावित कर पाती। वह किन शियू को इतना दबंग न बनने के लिए मना पाती। ये बहुत अफसोस की बात है कि मेरे पास तुम्हारी इच्छाशक्ति वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, हान सेन ने सोचा। अगर उसके पास जरूरी शक्ति होती तो वह उस अच्छे वानर को जगा देता। वही असली वानर होता। जब हान सेन सोच रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ बैंगनी रोशनी से टिमटिमा रहा था। हान सेन चौंक गया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उस पर बैंगनी रंग की रोशनी चमक रही थी। एक छोटा सा बैंगनी फूल दिखाई दिया। ये दूसरी तरफ का फूल है। हान सेन ने छोटे बैंगनी फूल को देखा। उसमें 13 पंखुड़ियां थीं, न ज्यादा न कम। ये वही छोटा बैंगनी फूल था जो हान सेन ने पहले देखा था। हान सेन सोच रहा था कि उसके हाथ पर दूसरी तरफ का फूल क्यों दिखाई दे रहा है, तभी उसने 13 पंखुड़ियों में से एक को गिरते देखा। वह वान एर के माथे पर तैर गया। ये बसंत के सूरज की तरह था जो बर्फ पिघला रहा था। वह धीरे धीरे उसके माथे में समा गया। एक क्षण बाद पंखुड़ी पिघल गई। वान आ का माथा बैंगनी धुंधली रोशनी से ढक गया। ऐसा होते ही हान सेन के हाथ पर लगा दूसरा फूल गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह पिघलकर उसके हाथ में समा गया हो। हान सेन का दिल धड़क उठा। उसने किन वान आ पर छाई बैंगनी धुंधली रोशनी को देखा। उसकी आंखें थोड़ी हिली। ऐसा लग रहा था जैसे वह जागने वाली है। जब बैंगनी धुंधली रोशनी मंद हुई तो किन वानर के सुनहरे बाल काले हो गए। वह अचानक काले बालों वाली वानर बन गई, जिसे हान सेन जानता था। किन वान र ने अपनी आंखें खोली जो काली थीं। वे साफ और जीवन से भरी थीं। वे बिना किसी गंदगी के काले रत्नों की तरह थीं। बड़े भाई, किन वान एर ने हान सेन की तरफ देखा। वह सदमे में लग रही थी। वह उठ बैठी और हान सेन पर कूदने के लिए अपनी बाहें फैला दी। हान सेन उलझन में था। वान एर ने पहले उसे बड़ा भाई समझ लिया था क्योंकि किन शियू का काला क्रिस्टल कवच उसके आत्मा सागर के अंदर था। अब काला क्रिस्टल कवच गायब हो चुका था। वान र अब भी उसे अपना बड़ा भाई क्यों कह रही होगी। पटोंग, वान एर हान सेन के शरीर को छू नहीं पाए। उसके हाथ सीधे उसके आर पार हो गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। बड़े भाई, आपको क्या हुआ? किन वान र ने खुद को जमीन से घसीटा। उसने कई बार हान सेन के शरीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। हर बार जब वह कोशिश करती तो उसकी पकड़ सीधे हान सेन के आर पार हो जाती। लगता है किन वानर बाओ जैसा है। वे मुझे देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। हान सेन ने आह भरी। उसने किन वानर की ओर देखा और पूछा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं, है ना? किन वान र उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने सिर हिलाया लेकिन फिर सिर हिला दिया। मुझे पता है कि तुम भाई किन शियू नहीं हो, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। हान सेन का दिल गर्म हो गया। वह किन वान आ के बालों को छूना चाहता था, लेकिन उसके हाथ बार बार उसके बालों में ही उलझे रहे। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। हान सेन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान पेश की। बहुत बढ़िया, लेकिन आपको क्या हुआ है बड़े भाई? किन वान र अभी भी अपने हाथ बढ़ाकर हान सेन को छूना चाहती थी, लेकिन वह उसका कोई भी हिस्सा महसूस नहीं कर पा रही थी। कुछ नहीं, मेरे शरीर में थोड़ी सी समस्या है। बस, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। हान सेन इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने सहजता से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि किन शियू कहाँ गई? किन वान एर ने सिर हिलाया। मुझे याद है किन शियू मुझे यहाँ लाया था और फिर मैं सो गई। आंखें खोलने के बाद मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें इतने लंबे समय तक अपने साथ रखना सार्थक था। ये सब सुनकर हान सेन को अच्छा लगा। जब किन वान एर किन शियू का जिक्र करती तो वह उसे किन शियू नाम से पुकारती। जब भी वह हान सेन का जिक्र करती तो उसे बड़ा भाई कहती। इससे वे और भी करीब लग रहे थे। हान सेन ने किन वान एर की तरफ देखा। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे पता नहीं था कि उसकी कितनी यादें हैं। हान सेन उसे अपनी ओर देखते हुए देख रहा था। किन वानर को कुछ समझ आ गया था। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं चुड़ैल की वानर हूं। मैं किन साम्राज्य की वानर हूं।
क्या इससे तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी? मैं तुमसे नफरत क्यों करूं? जब तक तुम मुझे बड़ा भाई समझते रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहूंगा। हान सेन ने प्यार से वान र को देखा। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए उसकी छाती थपथपाई। हान सेन जानता था कि ये सब थोड़ा बचकाना लग रहा है, लेकिन उसे चकनाचूर होने से बेहतर बचकाना रहना पसंद था। वो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। बड़े भाई, वान र बहुत खुश हुई। उसने हान सेन की गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन वह कुछ भी पकड़ नहीं पाए। तुम्हें यहीं आराम करना चाहिए। अगर मुझे तुम्हें वापस ले जाने का मौका मिला तो मैं ले जाऊंगा। हान सेन जहां था वहां बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अगर वान एर उसके साथ जा भी सकती थी तो भी वह जानता था कि उसे उसे अभी नहीं ले जाना चाहिए। शायद यही उसके लिए अभी सबसे सुरक्षित जगह थी। ठीक है, वानर ने विनम्रता से सिर हिलाया। हान सेन ने हाथ हिलाकर वान आ को अलविदा कहा और पुराने टावर से चला गया। चूंकि किन शियू वहां नहीं था, हान सेन के लिए टावर में रुकने का कोई कारण नहीं था। वह देखना चाहता था कि क्या वह 33 आसमानों से होते हुए जीनो ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है। अगर वानर उसे देख पाता तो शायद लिंगर और लिटिल फ्लावर भी उसे देख पाते। वह सचमुच अपने बेटे और बेटी से मिलने जाना चाहता था। प्राचीन काल से कोई भी हान सेन जितना शक्तिशाली नहीं था या 33 आकाशों में यात्रा करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि आत्मिक शरीर वाले देव आत्माओं को भी जीनो ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए एक देव मंदिर और जीनो हॉल शक्ति की आवश्यकता होती थी। 33 आसमान वाकई एक अजीब जगह थी। वहां कई अविश्वसनीय और रहस्यमयी जगहें थीं। हान सेन भी वहां जो कुछ देख रहा था उससे हैरान था। शुक्र है, उसके आत्मिक शरीर को धूल के एक कण को भी छूने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती थी। अगर ऐसा न होता तो भले ही वह पूरी तरह शारीरिक रूप से स्वस्थ होता, हान सेन को लगता था कि वह 33 आसमानों से होकर नहीं निकल पाता। 33 आसमानों में रहने वाले कुछ जीवों को देखकर हान सेन के रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन हान सेन ने एक प्रकार की चींटी देखी। चींटियां आम चींटियों जैसी छोटी थीं। उनके पंख थे और वे बहुत तेज उड़ रही थीं। इन चींटियों का एक समूह मानो काले तूफान जैसा हो गया था। अगर कोई ब्रेक वॉल्फ जीन प्रजाति उनसे भागने की कोशिश भी करती तो अगर वे सावधान न होती तो कुछ ही देर में उन्हें निगल जाती। एक भी हड्डी नहीं बचती। उड़ने वाली चींटियों का जीवन रूप बहुत ही विचित्र था। हालांकि वे अलग अलग थीं, एक समूह में उनका अस्तित्व एक जैसा था। जितनी ज्यादा उड़ने वाली चींटियां होती थीं, वे उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती थीं। दूसरे आकाश में हान सेन ने जमीन से होकर गुजरती एक विशाल बेल देखी। उस विशाल बेल पर कई जीन प्रजातियां और ब्रेक वर्ल्ड क्लास के जीव जंतु रहते थे। ये जीन प्रजातियां ज्यादा डरावनी नहीं थीं, लेकिन बड़ी बेल बेहद डरावनी थी। डंठल पर रहने वाली ब्रेक वर्ल्ड प्रजाति की जीन प्रजातियों के बावजूद वह बड़ी बेल बेहद शक्तिशाली थी। ये बहुत ही शक्तिशाली अस्तित्व था। 33 आसमानों में ऐसी कई चीजें थीं। हान सेन जितना ऊपर जाता, जीव उतने ही डरावने और अजीब होते जाते। अजीब है, आउटर स्काई 33 आसमानों से भी ऊपर है। 33 आसमानों में इतनी डरावनी जीन प्रजातियां कैसे हो सकती हैं जबकि आउटर स्काई में एक भी नहीं है। हान सेन को आश्चर्य हुआ कि क्या आउटर स्काई वाकई 33 आसमानों से भी ऊपर है। 33 आसमान बहुत डरावने हैं। किन शियाओ भी इतने कम समय में उन्हें भेद नहीं सकता। अब मैं 33 आसमानों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अगर मैं अपना असली शरीर वापस पा लूं तो शायद मैं किन शियाओ को हरा सकूंगा और उससे बेहतर बन सकूंगा। हान सेन नहीं चाहता था कि 33 आसमान टूटे। ये जीनो ब्रह्मांड के लिए बहुत बुरा होगा। साम्राज्यों के ब्रह्मांड के जीवों की तुलना में जीनो ब्रह्मांड के जीव ग्रीनहाउस में खिले फूलों जैसे थे। वे ग्रीनहाउस में फंसे हुए थे और बढ़ने के लिए मजबूर थे, तूफानों का सामना नहीं कर सकते थे। वहां ब्रेक वर्ल्ड के ज्यादा अभिजात वर्ग नहीं थे। यह आखिरी आसमान है। हान सेन ने आसमान की ओर देखा। एक आत्मा की ज्योति ऊपर उड़ रही थी। हान सेन 33 आसमानों की आखिरी परत में प्रवेश कर गया। हान सेन 33वें आसमान में जो कुछ था उसे देखकर हैरान रह गया। ये 33 आसमानों की आखिरी परत थी। सिद्धांत के अनुसार ये सबसे खतरनाक परत होनी चाहिए थी। हान सेन जो कुछ भी देख रहा था वह खतरनाक से बिल्कुल उलट था। इस जगह पर हर तरफ बादलों का सागर था, मानो स्वर्ग हो। बादलों के उस अंतहीन सागर के बीच एक पट्टिका थी, मानो वह आसमान और नर्क को छू रही हो। काफी दूर से भी उस पट्टिका पर लिखे शब्दों को समझा जा सकता था। जीनो टैबलेट। हान सेन ने देखा कि उस विशाल टैबलेट पर ये 2 शब्द लिखे थे। ये शब्द हान सेन ने बायमो के पत्थर के चूल्हे पर देखे शब्दों से कुछ अलग नहीं थे।
हान सेन ने चारों ओर देखा। 33वें आसमान में उस पत्थर की पट्टिका के अलावा और कुछ भी नहीं था। हान सेन का दिल धड़क उठा। वह जीनो टैबलेट के पास गया और उसके चारों ओर घूमने लगा। वह पत्थर की प्लेट आयताकार थी। उसके दोनों तरफ जीनो टैबलेट लिखा था। बस यही दो शब्द थे। इसके अलावा वहां और कुछ भी खास नहीं था। हान सेन ये तय नहीं कर पा रहा था कि गोली का ऊपरी हिस्सा क्या है और न ही ये देख पा रहा था कि गोली के निचले हिस्से में क्या है। हालांकि हान सेन एक ही विचार से कहीं भी पहुंच सकता था, फिर भी वह चाहे कितनी भी तेज गति से क्यों न दौड़े, वह अंत तक नहीं पहुंच सकता था। यह ऐसा था जैसे पत्थर की गोली दोनों तरफ फैली हुई हो और उसका कोई अंत न हो। हान सेन चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़े, वह अंत तक नहीं पहुंच सकता था। ये पत्थर की पट्टिका क्या है? हान सेन को लगा कि पत्थर की पट्टिका सामान्य नहीं है, लेकिन ये कोई जीन रेस नहीं थी। कम से कम उसे इतना तो पता था। ये किसी बलिदान जैसी भी नहीं लग रही थी। ये वाकई अजीब लग रही थी। हान सेन ने पत्थर की पट्टिका को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने सोचा था कि उसका आत्मिक शरीर पत्थर की पट्टिका को छू नहीं पाएगा। जैसे ही उसने पत्थर की पट्टिका को छुआ, वह चमकने लगी। जेनो टैबलेट शब्द चमक उठे। हान सेन ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। उसने पत्थर की पट्टिका की ओर देखा। शब्दों के चारों पहलू कुछ देर के लिए चमके और फिर मंद पड़ गए। पत्थर की मेज से एक रहस्यमय आवाज गूंज रही थी, जीनों का विकास अभी जरूरी स्तर तक नहीं पहुंचा है। जीनों की गोली नहीं खोली जा सकती। जीनो टैबलेट फिर पहले जैसी दिखने लगी। हान सेन उलझन में पड़ गया। उसने जीनो टैबलेट पर हाथ रखा, लेकिन सब कुछ फिर वैसा ही था। जीनो टैबलेट जल उठी, लेकिन फिर धीमी हो गई। वह अजीब सी आवाज अब भी उस जगह गूंज रही थी। यह क्या चीज है? क्या ये कोई शक्तिशाली बलिदान है? हान सेन ने लालच से उसे घूरा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर पट्टिका पकड़ी और सोचा कि क्या वह उसे अपने साथ ले जा सकता है। अगर वह चीज बली होती तो वह बहुत शक्तिशाली होती। अगर वह उसे अपने साथ ले जा पाता तो शायद एक दिन वह काम आ जाती। हान सेन के पास जीनो टैबलेट को छूने की भी शक्ति नहीं थी। उसे जलाने के अलावा वह हर बार हान सेन को बताता था कि वह पर्याप्त योग्य नहीं है। इसके अलावा वह उससे कुछ और नहीं करवा सकता था। यह क्या बकवास है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह देखकर कि वह इसे हिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, हान सेन ने तुरंत हार मान ली। वह गहरी निराशा में जीनो टैबलेट के चारों ओर घूमता रहा। वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि यह रहस्य क्या था। कोई बात नहीं। 33वां आकाश वाकई बहुत अजीब है। मुझे आगे बढ़ने दो और देखो कि क्या मैं जीनो ब्रह्मांड में वापस जा सकता हूँ। हान सेन का दिल धड़क उठा। वह आकाश में उड़ गया। वह 1 अरब प्रकाशवर्ष दूर चला गया, लेकिन 33वें आकाश से कभी नहीं बच पाया। हान सेन आगे बढ़ता रहा। चाहे वह कितनी भी तेज उड़े या कितनी भी दूर जाए, 33वां आसमान ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई अंत ही न हो। वह कहीं उड़ नहीं सकता था। यह 33वां आकाश कितना अजीब है। यह मेरे आत्मिक शरीर से होकर नहीं जा सकता। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और जीनो टैबलेट की ओर देखा। वह सोच रहा था, क्या इसका मतलब है कि 33वें आकाश का जीनो टैबलेट से कोई संबंध है? अगर मुझे इस आकाश से होकर जाना है तो क्या मुझे जीनो टैबलेट को सक्रिय करना होगा? अगर सच में ऐसा ही है तो 33वें आकाश से होकर गुजरना उतना आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। हान सेन ने जीनो टैबलेट की कुछ और जांच पड़ताल की, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। जीनो टैबलेट ने हान सेन के उसे सक्रिय करने के प्रयासों को अभी भी विफल कर दिया। ये टूटी हुई पट्टिका क्या है? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं जीनो आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस बेवकूफ टूटी हुई पत्थर की पट्टिका को तोड़ देता। हान सेन उदास होकर खुद से बोल रहा था। हान सेन 33वें आकाश में अनंत काल तक रहे, फिर भी वे उस जीनो टैबलेट के रहस्य से जुड़ा एक भी राज नहीं खोल पाए। वे जीनो टेबल को अपनी मंजूरी नहीं दिला पाए। वे 33वें आकाश से गुजर नहीं पाए। जब वह गहरी सोच में डूबा था, अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। मानो कोई और जीवन शक्ति 33वें आसमान में उतर आए हो। क्या कोई और जीवन शक्ति 33वें आकाश में प्रवेश कर सकती है? हान सेन ये सुनकर चौंक गया। उसका दिल धड़क उठा। फिर वह बादलों के सागर में गोता लगाने लगा। 33वें आसमान में प्रवेश करने लायक जीवन अनोखा होना ही था। ये जीवन शायद उसके आत्मिक शरीर को भी देख सकता था, इसलिए हान सेन ने छिपकर ये देखना जरूरी समझा कि क्या वह अभी अभी वहां पहुंचा है। हान सेन ने सोचा, ये किन शियू नहीं हो सकता। अगर वह होता तो यह मेरा मौका होता। किन शियू ने अपना शरीर त्याग दिया।
वह एक आत्मिक शरीर के साथ काले क्रिस्टल कवच में प्रवेश कर गया। मेरे पास भी एक आत्मिक शरीर है। क्या इसका मतलब है कि मैं काले क्रिस्टल कवच में प्रवेश कर सकता हूं और काले क्रिस्टल कवच पर नियंत्रण पाने के लिए किन शिव से लड़ सकता हूं? अगर मैं काले क्रिस्टल कवच पर नियंत्रण वापस पा लेता हूं तो यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह मेरे पुराने शरीर को वापस पाने से बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन यह मेरी वर्तमान स्थिति को जरूर हरा देगा। कुछ ही देर बाद हान सेन ने 33वें आकाश में एक शरीर देखा। उसने झट से जीनो टैबलेट की ओर हाथ बढ़ाया। हान सेन ने गौर से देखा और लगभग चीख पड़ा। जीनो टैबलेट के पास जो जीवन शक्ति दिखाई दी वह लापता प्राचीन शैतान था जो बहुत समय से गायब था। वह 33वें आसमान पर कैसे पहुंच गया? उसने ऐसा कैसे कर लिया? हान सेन हैरान रह गया। वह प्राचीन शैतान को पकड़कर उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन हान सेन के पास तो सिर्फ एक आत्मा का शरीर था। भले ही वह प्राचीन शैतान से ज्यादा ताकतवर था, फिर भी वह प्राचीन शैतान के शरीर पर एक भी बाल नहीं छू सकता था। प्राचीन शैतान जीनो टैबलेट के सामने तैर रहा था। वह हान सेन जैसा था। उसने जीनो टैबलेट पर हाथ रखा और जीनो टैबलेट का स्क्राइब जल उठा। नतीजों ने हान सेन को लगभग जोर से हंसा दिया। प्राचीन शैतान हान सेन जैसा ही था। जीनो टैबलेट ने प्राचीन शैतान के स्पर्श को अस्वीकार कर दिया। इसके कारण हान सेन जैसे ही थे। वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। प्राचीन शैतान भी इससे परेशान था। उसने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन कहा, मैंने दुनिया के रिबूट होने पर पुनर्जन्म लेने का जोखिम उठाया था। एंटी मटीरियल दुनिया में मैं यहाँ वापस आ गया। मैं लगभग मर ही गया था। मैं आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच गया, लेकिन मैं अभी भी जीनो टैबलेट को सक्रिय नहीं कर पा रहा हूं। क्या मुझे इस जीनो टैबलेट को सक्रिय करने के लिए रिबूट पावर की जरूरत है? जब हान सेन ने ये सुना तो वह चौंक गया। लगता है प्राचीन शैतान सचमुच गॉड कैस पार्टी का उपाध्यक्ष था, लेकिन वह बड़े आकाशीय दानव और बड़ी पात गॉड से अलग है। रिबूट हो रही अराजकता में उसका पुनर्जन्म हुआ था। उसने अपनी यादें तो बचा ली, लेकिन वह 33 आसमानों से कैसे गुजरा? अगर जीनो टैबलेट बूट हो जाए तो क्या होगा? प्राचीन शैतान को इससे क्या फायदा होगा? हान सेन बहुत उलझन में था, लेकिन वह तो बस एक आत्मा थी। वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सिद्धांत के अनुसार केवल 100% ब्रेक वर्ल्ड दर वाले कुलीन वर्ग ही मुख्य और विपरीत दुनियाओं के बीच की बाधाओं को तोड़ सकते थे। अब तक केवल गॉड कैस पार्टी के पूर्व नेता ही ऐसा कर पाए थे। प्राचीन शैतान शक्तिशाली था, लेकिन उसका पुनर्जन्म केवल एक बार हुआ था। उसने अभयारण्यों की दुनियाओं में संघर्ष किया। इन सब से गुजरने के बाद उसे हान सेन ने कैद कर लिया। उसकी प्रगति और अब तक उसकी उपलब्धियां बहुत धीमी हो गई थीं। हान सेन ने सोचा, प्राचीन शैतान के पास 33 आसमानों को पार करने का कोई खास रास्ता जरूर होगा। मुझे बस उसका पीछा करना होगा। शायद तब मैं 33 आसमानों को पार करके जीनो ब्रह्मांड तक पहुंच सकूं। प्राचीन शैतान बहुत देर तक जीनो टैबलेट को देखता रहा। फिर वह मुड़ा और चला गया। हान सेन काफी देर से प्राचीन शैतान को गौर से देख रहा था। वह तुरंत उसके पीछे चला गया। जैसे ही प्राचीन शैतान उड़ रहा था, वह अचानक गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य सुरंग में घुस गया हो, जहां कोई और नहीं जा सकता था। हान सेन ये देखकर चौंक गया। वह उस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया जहां प्राचीन शैतान गायब था, लेकिन वहां खोजने के लिए कुछ भी नहीं था। कम से कम हान सेन कुछ भी नहीं खोज पाया। धिक्कार है, वह यहां से कैसे निकल गया? हान सेन इससे थोड़ा उदास हो गया। अचानक जिस जगह प्राचीन शैतान गायब हुआ था, वहां एक तेज भंवर दिखाई देने लगा जो तेजी से घूम रहा था। यह एक भंवर जैसा था जिसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे यह एक घूमती हुई आत्मिक शक्ति में बदल गया। हान सेन को बहुत धक्का लगा। उसे नहीं लग रहा था कि उसके पास कोई मौका है, लेकिन अचानक उसे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उसे नहीं पता था कि घूमती हुई आत्मिक शक्ति क्या है, लेकिन इस समय वह निडर था। उसने दांत पीसते हुए अंदर की ओर दौड़ लगाए। घूमती हुई आत्मिक शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हान सेन के अंदर ड्रिल करने के बाद शक्ति फीकी पड़ने लगी और जल्दी ही गायब हो गई। घूमती हुई आत्मिक शक्ति ने हान सेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी अंतरिक्ष सुरंग से होकर भेजा गया हो। जैसे ही वह सुरंग से बाहर निकला, उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। प्राचीन शैतान को बुरा लगा। जब चीजें रिबूट हुई थीं, तो वह बड़े आकाशीय दानव या बड़ी पात गॉड जैसा बन सकता था, जीने के लिए कुछ शक्ति त्याग सकता था। उसने ऐसा नहीं किया था।
इसके बजाय उसने ब्रह्मांड के रिबूट होने का इस्तेमाल रिबूट के दौरान एक गड़बड़ी का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लेने और अपनी पूरी याददाश्त बनाए रखने के मौके के रूप में किया। यह एक बहुत ही खतरनाक खेल था। पुनर्जन्म की यादें संजोए रखना मुश्किल था, और उससे ये भी नहीं पता था कि वह किस तरह का प्राणी बनेगा। उसे ये भी नहीं पता था कि पुनर्जन्म के बाद उसका शरीर कैसा होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि वह दुनिया को तहस नहस कर देगा या नहीं। इसके अलावा प्राचीन शैतान दूसरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दूसरों की तुलना में उसके पास एकमात्र लाभ उसके पिछले जन्म की यादें थीं, लेकिन हो सकता है कि उसकी यादें दूसरे ब्रह्मांड में काम न करें। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन प्राचीन शैतान ने फिर भी पुनर्जन्म लेना चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन शैतान जानता था कि दूसरे ब्रह्मांड में भी एक जीनो टैबलेट है। वहां जाकर ही उसे उसके करीब पहुंचने का मौका मिल सकता था, वरना उसे बरीपात गॉड की तरह अपनी शक्ति से 33 आसमानों को भेदना पड़ता। ये पुनर्जन्म से भी ज्यादा मुश्किल होता। नेता की शक्ति के बिना प्राचीन शैतान को नहीं लगता था कि बरीपात गॉड 33 आसमानों को भेद पाएगा, इसलिए वह जोखिम उठा रहा था। प्राचीन शैतान ने सोचा कि वह बहुत भाग्यशाली है, और वह सही था। उसके पास एक नया शरीर था। ये ब्रह्मांड के राज्यों के बच्चे से भी कमजोर था, लेकिन इसमें बहुत क्षमताएं थीं। अभयारण्यों की जादुई दुनिया ने प्राचीन शैतान को हैरान कर दिया। अभयारण्यों की दुनिया में प्राप्त शक्ति और स्तर ज्यादा नहीं थे, लेकिन शरीर के विकास का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि प्राचीन शैतान को यकीन ही नहीं हुआ। वहां उसके अनुभव बेकार थे, इसलिए प्राचीन शैतान को बड़ा होना पड़ा। उसे उस लक्ष्य की पराकाष्ठा तक पहुंचना था जिसके लिए वह प्रयास कर रहा था। जब वह जीनो टैबलेट के पास गया तो उसने देखा कि नेता ने जो कहा था वह सही था। अगर वह रिबूट क्लास का नहीं होता तो वह जीनो टैबलेट तक नहीं पहुंच पाता। वह 33वें आसमान से बाहर चला गया। प्राचीन शैतान की आत्मा उसके शरीर में लौट आए। प्राचीन शैतान अभी अभी दुनिया को तोड़ने में कामयाब हुआ था। उसकी शक्ति से 33 आकाश जीनो ब्रह्मांड के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी वह अंदर नहीं जा सका। प्राचीन शैतान के पास एक वस्तु जरूर थी जिसे वह पुनर्जन्म के समय अपने साथ ले आया था। उस वस्तु का इस्तेमाल दुनिया तोड़ने की शक्तियों के साथ भी करना था। इसलिए प्राचीन शैतान ने इसी दिन तक इंतजार किया था। जब वह आखिरकार दुनिया तोड़ने में कामयाब हो गया तो उसने उस वस्तु का इस्तेमाल 33वें आसमान तक सीधी पहुंच पाने के लिए किया। उस वस्तु को केवल प्राचीन शैतान की आत्मा ही 33वें आकाश में ले जा सकती थी। उसका वास्तविक शरीर वहां नहीं जा सकता था। वह बहुत उदास था, इसलिए जब प्राचीन शैतान की आत्मा वापस लौटी तो उसने खजाने की शक्ति नहीं काटी। वह कुछ देर तक जड़वत रहा। तभी हान सेन को खजाने की हलचल महसूस हुई। उसने उस खजाने का इस्तेमाल 33 आसमानों से बाहर निकलने के लिए किया। हान सेन की किस्मत कमाल की थी। उसका शरीर शुद्ध आत्मा वाला था। वह वस्तु सिर्फ आत्माओं पर ही काम करती थी, वरना अगर उसे खजाना मिल भी जाता तो वह वापस नहीं जा सकता था। प्राचीन शैतान बस एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर उसने तुरंत अपनी शक्ति वापस ले ली। वह वस्तु जिसने प्राचीन शैतान की शक्ति खो दी थी सामान्य नहीं हुई। वह अभी भी एक दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। वह और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। क्या हो रहा है? प्राचीन शैतान ने भौहें चढ़ाईं और अपने सामने तैरते काले क्रिस्टल को देखा। वह अंडे के आकार का था। वह चीज लंबे समय से उसका पीछा कर रही थी। वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। उसके साथ कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। प्राचीन शैतान ने एक विश्व विनाशक शक्ति एकत्रित की और उसे काले क्रिस्टल में डाल दिया। वह काले क्रिस्टल को स्थिर करना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति को अस्वीकार कर दिया गया। प्राचीन शैतान इससे और भी अधिक स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा है? प्राचीन शैतान ने भौहें चढ़ाईं और काले क्रिस्टल की ओर देखा। काले क्रिस्टल के चारों ओर एक काली भंवर तैर रही थी। काली लौ तेज होती जा रही थी। प्राचीन शैतान ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसने मन ही मन कहा, अजीब है। ये वस्तु नेता द्वारा दी गई जीनो प्रोटोटाइप प्रतिकृति है, लेकिन प्रतिकृति तो बस प्रतिकृति होती है। जब ये सिर्फ जीनो प्रोटोटाइप है तो इसमें असली आत्मा नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रोटोटाइप की कुछ ही विशेषताएं हैं, तो फिर यह क्यों चलती रहेगी? अचानक प्राचीन शैतान को कुछ याद आया। उसका चेहरा बदल गया। क्या इसका मतलब 33वें आकाश में कोई और आत्मा थी? क्या वह काले क्रिस्टल में प्रवेश कर गई थी? नहीं, बरीपात गॉड और बाकी लोग अभी 33वें आकाश में प्रवेश नहीं कर सकते। यहां तक कि जेनो हॉल का कोई भी व्यक्ति 33वें आकाश में प्रवेश नहीं कर सकता। प्राचीन शैतान ने जलते हुए काले क्रिस्टल को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था।
डरावनी लौ ने क्रिस्टल को लपेट लिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि काले क्रिस्टल के अंदर क्या है। हान सेन इस पल प्राचीन शैतान की तरह हैरान था। 33वें आकाश की घूमती हुई आत्मिक शक्ति से गुजरते हुए उसका आत्मिक शरीर काले क्रिस्टल के अंदर पहुंच गया। हान सेन काले क्रिस्टल से बहुत परिचित था। ये बिल्कुल काले क्रिस्टल जैसा था, काले क्रिस्टल कवच बनने से पहले। हान सेन को लगा जैसे वो काले क्रिस्टल कवच में घुस गया है। जब उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अंदर नहीं गया था। वो काला क्रिस्टल उस काले क्रिस्टल कवच जैसा नहीं था। वो वैसा ही था जैसा हॉरिजॉन्टल ईविल ने उसे दिया था। काले क्रिस्टल का उस पर असर हुआ। जीन्स की कहानी चलने लगी। हान सेन हैरान भी हुआ और खुश भी। अतीत में उसने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, उसका आत्मिक शरीर जीनो आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब काला क्रिस्टल द स्टोरी ऑफ जीन्स को चला रहा था। हान सेन को यह बहुत पसंद आया। उसे तुरंत अपने शरीर की प्रशंसा हो गई। उसने शक्ति परिवर्तन का इस्तेमाल द स्टोरी ऑफ जीन्स कौशल को जगाने के लिए किया। 4. जब जीन्स की कहानी चल रही थी, हान सेन का आत्मिक शरीर बदलने लगा। वह आत्मिक शरीर से वापस असली शरीर में बदल गया। हान सेन बहुत खुश हुआ। उसने काले क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल किया जो उसे जीन्स की कहानी चलाने के लिए लगातार प्रेरित करती रही। उसका आत्मिक शरीर ठोस हो गया। वह और ऊपर उठता गया। प्राचीन शैतान काली लौ को घूरता रहा और देखता रहा कि कैसे काली आग फूट पड़ी। उसके अंदर का काला क्रिस्टल दुनिया को चीरता हुआ बाहर निकला। उसमें से एक नग्न शरीर निकला। प्राचीन शैतान और हान सेन ने एक दूसरे को देखा। जब प्राचीन शैतान ने हान सेन को हवा में तैरते और उसके गुप्तांग पागलों की तरह हिलते हुए देखा तो उसका चेहरा बदल गया। ये तुम हो। हान सेन को लगा जैसे ये स्थिति थोड़ी अजीब थी। सौभाग्य से वह ऐसी परिस्थितियों का आदी था। वह घबराया नहीं। उसने डोंगशुआन कवच को बुलाकर अपने नग्न शरीर को लपेटकर स्थिति को शांत किया। प्राचीन शैतान को देखकर वह बहुत गर्वित दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्राचीन शैतान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम फिर से एक दूसरे से मिले हैं। अगर मेरे पास इस मामले में कोई विकल्प होता तो मैं तुमसे फिर कभी न मिलने का चुनाव करता। प्राचीन शैतान ने गहरी सांस ली। उसका हान सेन से 2 बार सामना हुआ था। हर बार उसके साथ बुरा हुआ था। पिछली बार जब उसका सामना हुआ था तो हान सेन ने उसे कई सालों के लिए जेल में डाल दिया था। इस बार हान सेन ने जीन प्रोटोटाइप प्रतिकृति को तोड़ दिया था। जीन प्रोटोटाइप प्रतिकृति का टूटना सबसे बुरा था। हो सकता है कि यह सिर्फ एक प्रतिकृति रही हो, लेकिन यह नेता द्वारा बनाई गई चीज थी। ब्रह्मांड में ऐसी ज्यादा चीजें नहीं बची थीं। प्राचीन शैतान ने इसे लंबे समय तक संजोकर रखा था। अपने जीवन और मृत्यु के सभी क्षणों में भी उसने इसे बाहर लाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वह आखिरी सीढ़ी पार करने के लिए काले क्रिस्टल का इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्राचीन शैतान को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अपने पिछले जन्म में हान सेन के परिवार की हत्या की थी। इसलिए हान सेन कोई कर्म पुनर्भुगतान करने वाला व्यक्ति था जो इस जन्म में बदला लेने के लिए निकला था। अगर प्राचीन शैतान अभी भी गॉड कैस पार्टी का उपाध्यक्ष होता तो वह एक ही वार में हान सेन को धूल में मिला देता। इस तरह हान सेन के दोबारा उसके सामने आने का कोई मौका नहीं होता। पुनर्जन्म के बाद प्राचीन शैतान ने अभी अभी दुनिया को तहस नहस किया था। उसे कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि वह हान सेन को हरा नहीं सकता। प्राचीन शैतान अभी भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि हान सेन ने 33वें आकाश तक कैसे पहुंच बनाई होगी और उसके काले क्रिस्टल में कैसे प्रवेश किया होगा। मेरा तुम्हें जानबूझकर ढूंढने का कोई इरादा नहीं था। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ थी। ऐसा लगता है कि हमारी किस्मतें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। क्या आपको, उपराष्ट्रपति महोदय, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़ की कद्र नहीं करनी चाहिए? हान सेन ने प्राचीन शैतान को फिर से हराने की योजना नहीं बनाई थी। उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी। उसने प्राचीन शैतान को लंबे समय तक दबाया, लेकिन उससे कोई राज नहीं उगलवा पाया। पिछले जन्म में उसकी पहचान पहले से ही एक बेपर्दा बिल्ली की तरह थी। प्राचीन शैतान का चेहरा नहीं बदला। उसने शांति से कहा, इस जन्म में मैं पहले जैसा नहीं रहा। गॉड कैस पार्टी का उपाध्यक्ष पद मेरा काम नहीं है। अब मैं बस एक छोटा सा इंसान हूं जिसने जीनो ब्रह्मांड में दुनिया को तहस नहस कर दिया है। अगर ये बात दूसरों के मुंह से निकलती तो मैं मान लेता, लेकिन तुम तो अलग हो। हान सेन ने आंखें मूंदते हुए कहा, तुम्हें अपने पिछले जन्म की यादें हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि अब तुम्हारा अपने पिछले जन्म से कोई नाता नहीं है? प्राचीन शैतान तो प्राचीन शैतान ही है।
चाहे तुम्हारा वर्तमान जन्म हो या पिछला जन्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्राचीन शैतान ही हो। तुम मेरे खिलाफ क्यों लड़ते रहते हो? तुमने मुझे इतने सालों तक जेल में रखा, लेकिन मैंने कभी बदला लेने की नहीं सोची, है ना? तुम मुझे बार बार नुकसान क्यों पहुंचाते रहते हो? प्राचीन शैतान ने आह भरी। हान सेन ने सिर हिलाया। मेरा आपको ज्यादा परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। यह असल में बस एक दुर्घटना थी। इस बारे में बात करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके काले क्रिस्टल के बिना मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ बुरा करने के बारे में क्यों सोचूंगा? मेरे पास बस कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान उपराष्ट्रपति। अगर तुम मुझसे कुछ ऐसा पूछोगे जो मैं जानता हूं, तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। प्राचीन शैतान ने हान सेन की तरफ देखा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। ये काला क्रिस्टल क्या है? हान सेन पहले से ही जानता था कि यह काला क्रिस्टल 33वें आकाश तक पहुंचने के लिए प्राचीन शैतान का उपकरण था। फिर भी वह काला क्रिस्टल वैसा ही लग रहा था जैसा हॉरिजॉन्टल ईविल ने उसे दिया था। उपस्थिति के लिहाज से यह काले क्रिस्टल कवच जैसा ही था, इसलिए हान सेन जानना चाहता था कि दोनों के बीच क्या संबंध है। यह एक जीनो प्रोटोटाइप प्रतिकृति है, प्राचीन डेविल ने कहा। एक प्रतिकृति? हान सेन उलझन में दिखे। वह काला क्रिस्टल लगभग वैसा ही था जैसा हॉरिजॉन्टल ईविल ने उसे दिया था। अगर वह प्रतिकृति थी तो हॉरिजॉन्टल ईविल ने जो उसे दिया था वह भी प्रतिकृति हो सकती है। हान सेन ने सोचा, अगर हॉरिजॉन्टल ईविल ने सचमुच मुझे एक प्रतिकृति दी है तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल ईविल ने एक प्रतिकृति के लिए अपनी जान दे दी। उसने ब्रेक स्काइज से संपर्क किया और अनगिनत सालों तक खुद को यातनाएं सहने दी। मुझे यह उचित सौदा नहीं लगता। हान सेन को लगा कि यह बहुत मुमकिन है, लेकिन किन शियू का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वह दूसरों को जरूरी चीजें दे। 80% से 90% संभावना थी कि हॉरिजॉन्टल ईविल को सबसे ज्यादा प्रिय चीज बस एक प्रतिकृति हो। ये सोचकर हान सेन उदास हो गया। हॉरिजॉन्टल ईविल जैसे ताकतवर आदमी का इतना भयानक अंत हुआ था। हाँ, यह एक प्रतिकृति है, लेकिन ये गॉडकास्ट पार्टी के नेता से आई है, इसलिए यह अभी भी अद्भुत है। यह इस दुनिया का एक दुर्लभ खजाना है। मेरे पास केवल यही एक था और तुम यहाँ आए और इसे नष्ट कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वहाँ कोई और है भी या नहीं। प्राचीन शैतान बोलते हुए उदास लग रहा था। वहाँ कितनी प्रतिकृतियां थीं? हान सेन ने पूछा। पुराने नेता ने मुझे सिर्फ एक दिया था, प्राचीन शैतान ने जवाब दिया। कितनी प्रतिकृतियां हैं? मुझे डर है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ बूढ़ा नेता ही दे सकता है। मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। हान सेन ने प्राचीन शैतान की ओर देखा और पूछा, जीनो प्रोटोटाइप क्या है? हान सेन को जो पता चला उसके अनुसार किन शियाओं के नियंत्रण वाला काला क्रिस्टल कवच एक जीनो प्रोटोटाइप था। अगर बाइमो के आखिरी शब्द झूठ नहीं थे तो यह वस्तु इंसानों के जन्मस्थान से आई थी। इसका गॉडकास्ट पार्टी और उसके नेता से क्या संबंध हो सकता है? ये सभी जीन्स की शुरुआत है। पुराने लीडर के पास हमेशा से ये था। जब ब्रह्मांड रीबूट हुआ तो मुझे नहीं पता कि जीनो प्रोटोटाइप कहाँ गया। मुझे कुछ पता नहीं। प्राचीन शैतान बहुत सहयोगी था। ऐसा कहने के बाद उसके जवाब बेकार थे। हान सेन एक पल चुप रहा और बोला, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे डर है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता नहीं है। किन शियू अब गॉडकास्ट पार्टी का नेता है। वह 33 आसमान खोल रहा है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो उसका उद्देश्य भी तुम्हारे जैसा ही है। वह जीनो टैबलेट के लिए यहाँ आया है। प्राचीन शैतान का चेहरा बदल गया, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे पिछले जन्म का इस जन्म से कोई लेना देना नहीं है? मुझे परवाह नहीं कि अब देव अराजकता दल का नेता कौन है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं विदा लेता हूँ। हान सेन प्राचीन शैतान को जाते हुए देखता रहा। उसने उसे रोका नहीं। प्राचीन शैतान के नजरों से ओझल होने के बाद हान सेन ने अपना शरीर हिलाया। वह खुश लग रहा था और बोला, शरीर होना कितना अच्छा है। आत्मा शरीर में कोई दर्द या थकान नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा हूं। व्यायाम करने के बाद हान सेन ने चारों ओर देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह बाहरी आकाश में है। लगता है बरीपात गॉड सही थे। बाहरी आकाश 33वें आकाश से ऊपर है। बाहरी आकाश जीनो ब्रह्मांड में रहता है। हान सेन खुश हो गया। इस बार उसे सिर्फ अपना शरीर वापस नहीं मिला, वह जीनो ब्रह्मांड में वापस आ गया था। बहन कीर, क्या आज आपके पास बाहर घूमने का समय है?
ली कीर के सामने से गुजरते हुए एक अति उच्च वर्ग का युवक बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने ली कीर की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया। मेरे पास समय नहीं है। ली कीर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह बहुत नाराज लग रही थी। चूंकि उसकी अति उच्च भावना अभी तक प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए जाति चाहती थी कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि बच्चे पैदा करना शुरू कर सके और अति उच्च वंश की घटती हुई वंशावली को आगे बढ़ा सके। ली यान नाम का एक युवक था। वह उस सगाई में जीवनसाथी था जिसका आयोजन परिवारों ने अपनी ओर से किया था। ली यान बहुत बुरा लग रहा था। उसने उदास होकर कहा, ली कीर, तुम इसे समझ लो। ये बड़ों का फैसला था। मुझे भी तुम्हारे साथ यह सब सहना पड़ रहा है। तुम यहाँ कैसा रवैया दिखा रहे हो? ली कीर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें यह इतना पसंद नहीं है तो जाकर बढ़ोइया नेता से शिकायत करो। हो सकता है कि तुम उनसे ये सब रद्द करवा सको और अपनी परेशानी से बच सको। ली कीर नाराज थी। आखिर वह शादी करना ही चाहती थी। जब ली यान ने उसकी बातें सुनी तो उसका चेहरा और भी खराब हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम डॉलर के पीछे पागल हो? ये बहुत शर्म की बात है कि डॉलर ही हान सेन है और हान सेन मर चुका है। अगर वह मरा नहीं भी है तो भी जैसा कि अफवाहें कहती हैं, वह एक एक्विजिट का रेशम का कीड़ा है। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। शुरुआत में तुम चाहती थी कि डॉलर तुम्हारा रेशम का कीड़ा बने, लेकिन उसने बहुत देर तक तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज किया। तुम खुद को इतना क्यों सता रही हो? ली यान वेरी हाई का मुख्य सदस्य नहीं था। वह तो बस एक साधन था। पिछली बार जब हान सेन वेरी हाई गया था तो उसने वेरी हाई लीडर और स्पेस गार्डन के लोगों को देखा था। ली यान को नहीं पता था कि हान सेन के लौटने की अफवाह सच थी या नहीं। ली कीर ने उसे अनदेखा कर दिया और चले गए। ली यान थोड़ा गुस्से में था। उसने ली कीर का हाथ पकड़ा और कहा, ली कीर, यहीं खड़े रहो। मैं तुमसे कहता हूं, चाहे तुम चाहो या न चाहो, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जिससे तुम शादी करोगे। ये परम प्रधान का नियम है। कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम कोई अपवाद नहीं होगे। ली कीर परेशान लग रही थी। उसने पलटकर उसके हाथ छुड़ा दिए। वह कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा जहां देख रही थी। उसने देखा कि एक आदमी आ रहा है। जब ली कीर ने उस आदमी को देखा तो उसका शरीर कांप उठा। उसने अविश्वास भरी नजरों से उस आदमी को देखा। जैसे ही हान सेन पास आया, उसने ली कीर और ली यान की बातचीत सुनी। वह ली कीर के पास गया और बोला, कीर, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे नेता से बात कर सकता हूं। शायद वे ये तय रद्द कर दें। ली कीर के बोलने से पहले ली यान ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुम सर्वोच्च के काम में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं अति उच्च नेता के काम में दखल नहीं दे सकता, लेकिन एक दो राय जरूर दे सकता हूं। ये कहने के बाद हान सेन ली कीर की ओर मुड़ा और बोला कि क्या लिटिल फ्लावर और बाकी लोग यहाँ आउटर स्काई में हैं? मैंने उन्हें बेस पर क्यों नहीं देखा? ली कीर ने सिर हिलाया। उन्होंने एक नया अड्डा बनाया है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। यहीं रुको। तुम कौन हो? ली यान को लगा कि हान सेन ली फी है। उसने जो कहा था उसके आधार पर जाहिर है कि उसे मिरर लेक बेस के बारे में पता नहीं था। ये सोचते हुए उसे लगा कि हान सेन तो बस एक आदमी है जो बाहरी आकाश पर आक्रमण कर रहा है। परमपिता परमेश्वर के नियमों के अनुसार उसे सभी आक्रमणकारियों को धूल चटाना था। ली कीर ने ली यान की तरफ देखा। उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, वह कोई महान व्यक्ति नहीं है। वह वही मरा हुआ व्यक्ति है जिसका तुमने अभी जिक्र किया था। क्या तुम उसे फिर से मारना चाहते हो? ली यान हैरान रह गया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो उसका चेहरा बदल गया। उसने हान सेन को शक की निगाह से देखा। ली कीर, क्या तुम यूं ही किसी अनजान आदमी को डॉलर का भेष धारण करने के लिए ढूंढना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं 3 साल का हूं? इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो डॉलर और किन शियू के एक साथ मरने के बारे में नहीं जानता? डॉलर के न मरने की अफवाह बस एक मजाक थी। ली कीर हंसा और हान सेन की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं है कि तुम डॉलर हो। शायद तुम्हें उसे गलत साबित कर देना चाहिए। मुझे कुछ साबित नहीं करना है। मैं डॉलर हूं और बस। मैं उसे एक सिक्का दूंगा। हान सेन ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ रखा। उनके बीच के स्लॉट में एक सिक्का प्रकट हुआ। उसने सिक्का ली यान की ओर उछाला। ली यान को पता नहीं था कि यह हान सेन है या नहीं। उसने सिक्का नहीं लिया। जब वह दूर जा रहा था, सिक्का धीरे धीरे उसके पास आया और फिर भी उसके ऊपर गिर गया। ली यान का चेहरा बदल गया।
उसने शक्ति उत्पन्न की। वह सिक्के को उड़ा देना चाहता था, लेकिन सिक्का उसकी मुट्ठी से टकराया, मानो वह उसकी अंगुली से चिपका हुआ हो। धमाका! ली यान का शरीर भारी हो गया। उसके पैरों के आसपास की जमीन फट गई, मानो वह कोई पहाड़ उठाए हुए हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह डूबकर चूर चूर हो जाएगा। चलो चलें। लिटिल फ्लावर को आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है। मैं उससे देखना चाहता हूँ। हान सेन ने ली कीर के कंधे पर हाथ रखा और मिरर लेक पर टेलीपोर्ट हो गया। बहन कीर। बेस के बाहर हान यान ने ली कीर को देखा। उसने नमस्ते कहा, लेकिन हान सेन, जो ली कीर के बगल में था, उसे देखते ही ठिठक गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। भाई, तुम वापस आ गए। हान यान बहुत खुश हुआ और उसने हान सेन को गले लगा लिया। हान सेन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। तुम अभी भी बच्ची जैसी क्यों हो? तुम कब बड़ी हो जाओगी? मैं बड़ा क्यों होऊंगा? मैं तो हमेशा के लिए एक लाडला बच्चा ही रहना चाहता हूँ। हान यान हंसा। लेकिन तुम तो पहले से ही आंटी हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा कुछ कहते हुए शर्म नहीं आती? हान सेन ने उसकी नाक रगड़ी। हान यान हंसा। आंटी होने में क्या बुराई है? तुम्हें अब भी प्यार मिल सकता है और तुम्हारा एक अच्छा भतीजा भी हो सकता है। लिटिल फ्लावर होशियार और सज्जन है। वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वैसे लिटिल फ्लावर बेस में है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। मैं बस अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम्हें उसकी कितनी याद आती है। हान यान, हान सेन और ली कीर को बेस तक ले गई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि हान यूफेई ने एक लंबा गाउन पहना हुआ था। उसने सोने का चश्मा पहना हुआ था। तुम वापस क्यों आए हो? हान यूफेई ने अपना सुनहरा चश्मा ऊपर उठाया और हान सेन की ओर देखा। मैं आजाद हूं, इसलिए मैंने वापस आने का फैसला किया। हान सेन ने अपनी नाक रगड़ी। यह अच्छी बात है। मुझे एक परीक्षा में तुम्हारी मदद चाहिए जिस पर मैं काम कर रही हूं। मेरे साथ चलो। हान यूफेई के ऐसा कहने के बाद वह गलियारे से नीचे उतरकर एक लिफ्ट में चली गई। हान सेन ने उसका पीछा किया। वह जानना चाहता था कि हान यूफेई क्या कर रहा है। लिफ्ट बेस तक गई और फिर रुक गई। लिफ्ट के बाहर एक बड़ा दरवाजा था। हान यूफेई ने उसे खोलने के लिए कुछ पासवर्ड टाइप किए। हान सेन ने एक विशाल अंडे के आकार की चीज देखी। वह उलझन में पड़ गया और पूछा, यह क्या है? वह अंडे के आकार की चीज 30 फीट ऊंची थी। यह अज्ञात था कि इसके निर्माण में किस उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यह धातु जैसी नहीं दिखती थी, लकड़ी या पत्थर जैसी भी नहीं। यह एक क्रिस्टल जैसी दिखती थी जिसके अंदर ढेर सारी नसें थीं। उनमें से रोशनी गुजरती हुई दिखाई देती थी। मैं इस मशीन को पुनर्जन्म मशीन कहती हूँ। हान यूफेई ने अपना सुनहरा चश्मा आगे बढ़ाया और घमंड से देखा। पुनर्जन्म मशीन? हान सेन ने अजीब सा भाव दिखाते हुए पूछा। क्या यह मशीन ये नियंत्रित कर सकती है कि भावी माता पिता का बच्चा कैसा होगा? हान यूफेई ने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, यह इतना आसान नहीं है। पुनर्जन्म मशीन जीन में बदलाव कर सकती है। उदाहरण के लिए, जब एक पुरुष शुक्राणु किसी महिला के अंडे में प्रवेश करता है, तो उसके जीन में बदलाव किया जा सकता है। फिर बच्चा तय कर सकता है कि वह कौन सा जीन लेना पसंद करेगा। क्या ये सिर्फ एक जीनो बेबी नहीं है? हान सेन ने पूछा। अलायंस ने बहुत समय पहले ऐसा ही कुछ किया था। बिल्कुल नहीं। मेरी पुनर्जन्म मशीन सिर्फ इंसान से इंसान तक नहीं है। हान यूफेई ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा।